देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दिसंबर का वो महीना था जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब मैं अपने दोस्त निखिल के गांव गया हुआ था। उस गांव का नाम प्रीतमपुर था। दरअसल निखिल की बहन की इसी हफ्ते में शादी थी, जिस वजह से उसने हमें पहली बार बुलाया था। निखिल का गांव जितना दिन में सुंदर लगता था, तो रात होते ही वो उतना ही डरावना। दरअसल उस गांव में रात के 9 बजते ही घर के सभी दरवाजे बंद हो जाते थे। अगर गलती से भी किसी घर का दरवाजा खुल गया तो फिर जो आगे होता उसे सुनकर आपकी भी रूह कपकपा जाएगी। तो चलिए जानते इस गांव की पूरी सच्चाई और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। 12 घंटे ट्रेन का सफ़र करने के बाद जब मैं जिगनी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मैंने देखा कि स्टेशन पर गिने चुने लोग ही थे और ये सर्द हवाएं मेरे रोंगटे खड़े कर दे रही थी। तो मैंने बैग में रखे जैकेट को निकालकर पहन लिया और मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन से बाहर आने पर मैं निखिल का वेट करने लगा, क्योंकि जब मैंने उसे कॉल किया था तो उसने कहा था कि तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। जिस वजह से मैं स्टेशन से बाहर आकर निखिल का इंतज़ार करने लगा। स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान थी। उसी दुकान के पास आग बार कर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें आग के पास देखकर मैं भी उन्हीं के पास जाकर खड़ा हो गया और मैं अपने हाथ पैर को सेकने लगा और साथ ही साथ उस दुकानदार से कहा कि काका, एक चाय हमें भी दे दो। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे केतली में से चाय निकाल कर दे दी और मैंने अभी चाय की एक ही चुस्की मारी थी कि तभी वहां पर निखिल आ गया। निखिल को देखकर मैंने उस दुकानदार से एक चाय और मांगी और जैसे निखिल मेरे पास आया तो वैसे उस दुकानदार ने निखिल को चाय थमा दी और फिर हम दोनों चाय की चुस्की लेते हुए चाय पीकर हम दोनों स्टेशन से निकलकर घर की ओर बढ़ने लगे। निखिल बाइक को चलाते हुए जा रहा था तो उसने कहा कि और भाई, सफ़र कैसा रहा? जिस पर मैंने कहा कि मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था उसी सीट के सामने एक लड़की बैठी थी, तो उसी से बातें करते हुए कब मैं यहाँ पर पहुँच गया पता ही नहीं चला। और हाँ, मज़े की बात तो यह है कि मैं बातों बातों में उस लड़की का नंबर ले आया हूँ। अभी घर पहुँच कर कॉल करूँगा। मेरी ये बात सुनकर निखिल ने कहा, क्या भाई, मुझे भी वो ट्रिक बता दे जो एक बार लड़की लाइन में आ जाए। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए जब निखिल के गांव पहुंचे तो मैंने देखा कि ठंड से बचने के लिए सभी आग बार कर बैठे हुए थे। और जब निखिल ने घर के सामने बाइक रोकी तो बाइक के रुकते ही हम दोनों बाइक से उतरकर घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते मैंने निखिल के मम्मी पापा के पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने कहा कि सफ़र करके तुम काफ़ी थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। उनके इतना कहने पर निखिल मुझे रूम के अंदर ले आया और मुझे आराम करने के लिए कहा। इतना बोलकर निखिल घर से बाहर निकल गया और निखिल के घर से बाहर जाते ही जब मैंने मम्मी के पास फ़ोन करके ये बताने के लिए कॉल किया कि मैं निखिल के घर पहुंच गया हूं, जैसे मैंने मम्मी के पास कॉल किया तो मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं थे। तो मैं नेटवर्क की तलाश करते करते मैं उस रूम से बाहर निकल आया, पर अभी भी मोबाइल में नेटवर्क आया नहीं था, जिस वजह से मैं घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आते ही मोबाइल में नेटवर्क आ गए और फिर मैंने मम्मी के पास कॉल किया। कॉल करते मम्मी ने फ़ोन उठाया तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं सही सलामत यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अभी मैं फ़ोन पर बात ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। जहाँ पर कुछ समय पहले गांव में चहल पहल हो रही थी, तो अब वहीं घरों के आगे कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं ये सब नज़ारा देख ही रहा था कि तभी निखिल अचानक से मुझे घर के अंदर खींच लाया। घर के अंदर खींचते उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। निखिल ने मुझे इस तरह से खींचा कि मुझे उसका ये बर्ताव बहुत ही बुरा लगा और जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो वो बहुत ही घबराया हुआ था। निखिल को इस तरह देखकर मैंने उससे कहा, भाई क्या हुआ? मेरी इतना कहते निखिल के मम्मी पापा और उसकी बहन आ गई। निखिल को इस तरह घबरा हुआ देखकर निखिल के पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? जिस पर निखिल ने बताया कि संतोष घर के बाहर था और घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट कर देता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। निखिल की ये बात सुनकर उन सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन सभी को देखकर मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर कुछ तो था जिससे मैं अनजान था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाजे की खटखटाहट सुनकर उन सभी के भी होश उड़ गए और वहीं खड़ी निखिल की बहन डर से बुरी तरह से कांप रही थी कि तभी उस दरवाजे से किसी के रोने की आवाज़ आई और रोते हुए खाना मांग रहे थे और बिलक बिलक कर रो रहे थे। उस आवाज़ को सुनकर मानो सभी जम से गए थे
और उनका डर उनकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। उन सभी को इस तरह देखकर जब मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए गया कि आखिर दरवाजे के पास रो कौन रहा है, जैसे मैं दरवाजा खोलने वाला था कि तभी निखिल ने मुझे उस दरवाजे से दूर कर दिया और कहा, अगर घर का दरवाजा खुला तो हम सभी मारे जाएंगे। अब निखिल की बात सुनकर मैं हैरान हो गया तो उसने बताया कि ये कोई औरत नहीं जो खाना मांग रही है, बल्कि एक भिखारन की आत्मा है जो भूख से तड़प तड़प कर मर गई थी। और तभी से इस गांव में रात के 9 बजते ही सब अपने घर के अंदर सो जाते हैं, और अगर गलती से भी 9 बजे के बाद घर का दरवाजा खुला तो सुबह उन सभी की लाश मिलती है। और इसी वजह से मैंने तुम्हें घर के अंदर खींच लिया, क्योंकि 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। अगर मेरी नज़र तुम पर नहीं पड़ी होती तो तुम घर के बाहर ही रह जाते, और फिर वो भिखारन आ जाती तो फिर हम सभी का मरना तय था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया, जो हम सभी जिंदा हैं, नहीं तो अगले दिन हम सभी की लाशें मिलती। दोस्तों, निखिल की बात सुनकर मैं घबरा गया और तभी अचानक ही वो रोने की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब उस आवाज़ के बंद होते ही हम सभी को थोड़ी राहत मिली और फिर हम सभी लोग खाना खाकर लेट गए। पर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंख बंद करते मुझे उस औरत की रोने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो साथ ही साथ भूख से तड़प भी रही थी। मेरे मन में यही सब सवाल चल रहा था और मैं पूरी रात इधर से उधर अपनी करवटें बदलता रहा, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसी तरह पूरी रात बीत गई और सुबह के 4 बजे मेरी आंख लगी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उठकर रूम से बाहर गया तो मैंने देखा कि निखिल कहीं पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे तैयार होता हुआ देखकर मैंने निखिल से कहा, अरे भाई, इतना सज सवर कर कहाँ पर जा रहे हो? तो उसने बताया कि यहाँ कुछ ही दूरी पर मेरे मामा का घर है और मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। उनसे मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो तुम तैयार हो जाओ। अब निखिल के इतना कहते मैं तैयार होकर हम दोनों घर से बाहर निकले। बाहर निकलते जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि गांव की हरियाली और गांव की खूबसूरती देखकर मैं बहुत ही हैरान था। ऐसा खूबसूरत गांव आज तक नहीं देखा था, जहां पर तरह तरह के फूल और उन फूलों पर तितलियों का मंडराने और कोयल की कुकू करने की आवाज़ और बच्चों का गिल्ली डंडा खेलना, ये सब एक अलग ही सुकून दे रहा था। फिर हम दोनों निखिल के मामा के घर जाने के लिए निकल गए। अभी हम कुछ दूरी पर गए होंगे कि निखिल ने इशारा करते हुए सामने पीपल के पेड़ की तरफ देखने को कहा कि वो भिखारिन इसी पीपल के पेड़ के पास रहा करती थी और उसकी मौत यहीं पर हुई थी। और फिर जब मैंने उस पीपल के पेड़ की तरफ देखा तो उस पेड़ के चारों तरफ बांस गड़ा हुआ था। उस बांस में चारों तरफ से धागे बंधे हुए थे। अब उसे देखकर जब मैंने निखिल से पूछा कि पेड़ के चारों तरफ ये बांधा क्यों गया है, तो उसने बताया कि उस भिखारन की आत्मा को यहीं पर कैद करने के लिए, उस भिखारी की आत्मा को यहीं पर कैद करने के लिए, पर उस भिखारिन की आत्मा को कैद नहीं कर पाए। निखिल यही सब बता ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने पॉकेट में से फ़ोन निकाल कर देखा तो वो फ़ोन उसी लड़की का था जो मेरे साथ ट्रेन में थी। उस लड़की का फ़ोन आता हुआ देखकर मैंने निखिल को कहा, भाई, ट्रेन वाली लड़की का फ़ोन आ रहा है। इतना बोलकर जब मैंने फ़ोन उठाकर उस लड़की से बात की तो बात करते करते कब निखिल के मामा के घर पहुंच गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। निखिल के मामा के घर पहुंचते मैंने उस लड़की से कहा कि मैं कुछ समय के बाद कॉल करता हूँ। इतना बोलकर मैंने फ़ोन काट दिया और फ़ोन के काटते जैसे निखिल के मामा के घर पर बाइक रोकी तो वैसे ही निखिल के मामा खेत से घास लेकर आ रहे थे। फिर हम दोनों बाइक से उतरकर वहीं पर पड़ी चारपाई पर बैठ गए। चारपाई पर बैठते निखिल के मामा हमारे पास आए और निखिल की बहन की शादी के बारे में बात करने लगे। बात करते करते अब शाम होने को थी। फिर हम दोनों वहाँ से निकलकर घर आ गए। फिर कुछ समय के बाद हम सभी खाना खाकर सो गए और जब रात को मेरी नींद खुली तो मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 12 बज रहे थे। अभी मैं करवटें बदल रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और जब मैंने गौर किया तो वो वही औरत थी जो भूख से बिलबिला रही थी और बार बार खाना मांग रही थी। पर पता नहीं क्यों उस औरत को रोता हुआ सुनकर मैं उस रूम से निकलकर किचन में आ गया और उस औरत के लिए खाना लेकर दरवाजे के पास पहुंचा। और फिर जब मैंने दरवाजे को खोला तो दरवाजे के खुलते ही फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं हैरान हो गया। दरअसल जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ थी, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। और फिर मैं घर से बाहर आ गया। घर से बाहर आते मम्मी मेरे हाथों से खाना लेकर खाने लगी।
मम्मी को इस तरह खाना खाते हुए देखकर मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से वो भूखी है। अभी मैं मम्मी की ओर ही देख रहा था कि तभी अचानक से मम्मी की शक्ल एक भयानक रूप में बदल गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और ना ही मैं इधर से उधर हो पा रहा था, जैसे मानो मैं वहाँ पर जम सा गया था। मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था पर मैं टस से मस नहीं हो रहा था। और वो चुड़ैल अभी भी खाना खा रही थी और जैसे उस चुड़ैल ने खाना खाया कि वो पूरी तरह से अपने असली रूप में आ गई। उसके असली रूप में आते ही उस औरत ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। इतना बोलकर उस औरत ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। उस औरत की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया और वो औरत मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी। पर उस वक्त मैं अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों मेरे पांव रुक ही नहीं रहे थे। उस औरत के पीछे पीछे मैं उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और जब मैंने पीपल के पेड़ की डाल पर देखा तो उसे देखकर मेरी रूह कपकपा गई। दरअसल मैंने देखा कि डाल पर बहुत ही सारी डेड बॉडी थी, पर उन सभी का सर नहीं था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। अभी मैं डरा से मैं उस ओर ही देख रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, डरो मत, ये मैंने नहीं, उस तांत्रिक ने किया है जिसने मुझे कैद कर रखा है। उस औरत के इतना कहते ही मैंने डरते उस औरत से पूछा, कौन तांत्रिक? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने बताया कि कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं भीख मांगते मांगते उस तांत्रिक के पास जा पहुंची तो मैंने उस तांत्रिक से कुछ खाने के लिए मांगा, जिस पर उस तांत्रिक ने खाने के लिए मुझे खिचड़ी दी और मुझे भूख भी बहुत लगी थी, जिस वजह से मैं तांत्रिक के हाथ से खिचड़ी लेकर खाने लगी। खिचड़ी खाते खाते मेरे सर घूमने लगा और मैं वहीं पर गिर पड़ी और जब मेरी आँख खुली तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि मेरे ही सामने मेरा ही शरीर पड़ा था, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। अब ये सब देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी मैंने उस तांत्रिक से कहा कि ये सब क्या है, जिस पर उस तांत्रिक ने बताया कि मेरे वर्षों की साधना सफल हो गई और हंसते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी आत्मा को निकाल दिया है। अब उस तांत्रिक की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई तो मैंने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा मेरे आत्मा को मेरे शरीर में वापस कर दो। मेरे इतना कहने पर उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो उस तांत्रिक की ये बात सुनकर मैंने कहा, क्या कर सकती हूँ मैं? जिस पर उस तांत्रिक ने कहा कि तुम्हें गांव के लोगों को डरा कर लाना होगा और अभी जो साधना मैं कर रहा हूँ, ये साधना जब पूरी हो जाएगी तब मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में भेज दूंगा। इतना बोलते हुए जब उस तांत्रिक ने मेरे सामने आईना किया तो उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गई। दरअसल मैंने देखा कि उस आईने में मेरा चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक दिख रहा था। तभी उस तांत्रिक ने मुझे गांव में जाने के लिए कहा और किसी को अपने साथ लेकर आने के लिए कहा। उस तांत्रिक के इतना कहते ही मैंने उसे जाने से मना कर दिया तो उसने मेरी डेड बॉडी पर कुछ छिड़काव किया। उसके छिड़कते मेरा शरीर जलने लगा। उसकी जलन इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मुझसे वो जलन बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, जिस वजह से मैं उस तांत्रिक की बात मान गई और गांव के एक आदमी को लाकर उस तांत्रिक के पास पहुंच गई और मेरे ही सामने उस तांत्रिक ने उस आदमी की बलि दे दी और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और गांव में ये हल्ला पैदा हो गया कि गांव की भिखारिन की आत्मा गांव के आदमियों को मार रही है और इसी वजह से गांव में 9 बजते ही सभी घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और मुझे वो तांत्रिक रात 9 बजे के बाद आज़ाद करता है और वो दिन में मुझे कैद करके रखता है। मैंने कई लोगों से मदद भी मांगी, पर जो भी मेरा भयानक रूप देखता वो डर से मर जाता और जो गांव के लोग गायब होते हैं ये सब वो तांत्रिक ही करवाता है। दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनकर मैंने उस औरत से कहा कि तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है? मेरे इतना कहने पर उस औरत ने बताया कि मेरी डेड बॉडी उसी घर के अंदर सही सलामत है और अभी भी मेरी सांसें चल रही हैं, पर उस तांत्रिक के पास एक अंगूठी है। अगर वो अंगूठी अपने हाथों में घिसेगा तो वो मुझे अपने काबू में कर लेगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब तुम ही हो जो उस तांत्रिक से गाँव वालों को और मुझे बचा सकते हो, और ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो तांत्रिक सभी को बलि चढ़ा देगा। इतना बोलकर वो औरत वहां से गायब हो गई कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो निखिल मुझे आवाज़ देते हुए मेरी तरफ आ रहा था। निखिल को देखकर मैं उसके पास गया और मुझे देखकर वो खुश हो गया। तभी उसने कहा कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? तुम्हें घर में ना देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था।
और अजीब से ख्याल भी आ रहे थे। निखिल के इतना कहने पर मैंने उसे सारी बात बताई तो मेरी बात सुनकर निखिल के होश उड़ गए। फिर हम दोनों घर लौट आए और घर में आते ही निखिल ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई। हमारी बातें सुनकर वो चौंक गए। फिर जैसे सुबह के 6 बजे तो हम लोगों ने सभी गांव वालों को ये बात बताई। हमारी बात सुनकर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए और फिर हम एक साथ उस तांत्रिक के घर जा पहुंचे तो हमने देखा कि वो तांत्रिक सो रहा था। उस तांत्रिक को सोता हुआ देखकर मैं चुपके से खिड़की के सहारे उस तांत्रिक के घर में घुस गया। घर में घुसते ही मेरी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी जिसके बारे में उस औरत ने बताया था। उसे देखकर मैं आहिस्ता से उसकी उंगली से वो अंगूठी निकाल ली और उसे अपनी जेब में रख लिया और फिर मैंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते गांव के लोग घर के अंदर खड़े हो गए कि तभी उस तांत्रिक की आंख खुली तो उस तांत्रिक ने कहा कि क्या हुआ। इतना कहते ही गांव वाले उस तांत्रिक को मारने लगे। मारते मारते उसे बेहोश कर दिया और जब उस तांत्रिक को होश आया तो उसके सामने उस भिखारिन की डेड बॉडी थी। तो मैंने उस तांत्रिक को उसकी आत्मा उसके शरीर में करने को कहा। मेरे इतना कहते उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही उस औरत की आत्मा उस औरत के शरीर में आ गई। वो औरत वहां से उठकर खड़ी हो गई। अब ये देखकर गांव वाले सभी हैरान हो गए क्योंकि कोई पहली बार मर के जिंदा हुआ था। फिर सभी गांव वालों ने उस तांत्रिक के हाथ पांव काटकर उसे गांव में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया और फिर कुछ ही दिनों के बाद तड़प तड़प कर उस तांत्रिक की मौत हो गई। तो दोस्तों ये तो था मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।